जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे 100 मॉडल पेपर की सीरीज में एक और नया पेपर, जिसमें आपके एग्जाम में बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सवाल देखने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि आपसे रेलवे से रिलेटेड है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में जो पहला बिंदु है कि रेलवे की पहली रेल कब चली थी। तो भारतीय रेलवे की पहली रेल कब चली थी, तो 1853 में। दूसरी बात होती है कि कहाँ पर चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में पहली रेल चली थी। अगला बिंदु है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस शहर में है। हमें बताना है कि कौन से शहर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो उसका आंसर होगा कोलकाता। अगला बिंदु है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो उसका आंसर होगा गोरखपुर। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों कि भारतीय रेलवे की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय रेलवे की स्थापना करने वाले का नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रेलवे की स्थापना की थी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है कि चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। हमें बताना है कि चांदी के उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है मेक्सिको, चौथा ऑप्शन है पनामा। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेक्सिको, यानी कि मेक्सिको देश विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो हमारा राइट आंसर होगा मेक्सिको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सोने की सबसे बड़ी खान स्थित है। हमें बताना है कि विश्व में सबसे बड़ी जो सोने की खदान है वो कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है नवादा अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ओंटारियो कनाडा, तीसरा ऑप्शन है टेट्राइट अमेरिका, चौथा ऑप्शन है अलास्का कनाडा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नेवादा अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी सोने की खदान स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। हमें बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा बंदरगाह है उसका नाम क्या है। तो देखिए, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है शंघाई, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है हांगकांग और चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, शंघाई। तो विश्व का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो चाइना का है और जिसका नाम क्या है, शंघाई। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है। हमें उस नहर का नाम बताना है जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कील नहर, दूसरा ऑप्शन है स्वेज नहर, तीसरा ऑप्शन है पनामा नहर और चौथा जो ऑप्शन है वो है जोंडली नहर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका और दोनों के बीच में एक नहर है जो कि प्रशांत महासागर और यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, दोनों को जोड़ती है। उसका नाम क्या है? इस नहर का नाम है पनामा नहर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गंगा यमुना और सरस्वती के तट पर बसा हुआ कौन सा नगर है। हमें उस नगर का नाम बताना है, उस सिटी का नाम बताना है जो कि गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के तट पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है लखनऊ सिटी, दूसरा है काशी, तीसरा है मथुरा और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। तो हमें बताना है कि गंगा यमुना और सरस्वती के तीनों के तट पर कौन सा नगर स्थित है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इलाहाबाद सिटी जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य करता है? हमें बताना है कि भारत में सबसे अधिक जो कोयला है वो कौन से राज्य से निकाला जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा झारखंड, दूसरा ऑप्शन है वो है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि झारखंड जो है हमारे भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड से निकाला जाता है। उसके बाद निकाला जाता है छत्तीसगढ़ से, उसके बाद निकाला जाता है उड़ीसा से, लेकिन फर्स्ट स्थान पर है वो है झारखंड। तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय के लिए मंत्री रह सकता है? मतलब ये कि कोई व्यक्ति अगर मंत्री बन जाता है बिना संसद की किसी भी सदन की सदस्य हुए, तो वह मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रह सकता है? हमें पता है कि कोई व्यक्ति अगर मंत्री बनता है तो उसके लिए जरूरी है कि या तो वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर उसको राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री बनवा देते हैं जो कि इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है, तो फिर उसको मिलता है 6 महीने का समय, यानी कि 6 माह में उसको इनमें से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है। यानी कि या तो वह लोकसभा की सदस्यता ले लेवे 6 माह के भीतर, या फिर उसको राज्यसभा की सदस्यता लेनी चाहिए, तभी वह मंत्री रह सकता है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। 6 महीने में किसी व्यक्ति को मंत्री रहने के लिए सदस्यता लेनी पड़ती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया का काम होता है। दो तरह की सरकारें होती हैं, एक होती है राष्ट्रपति शासन वाली, जैसे कि अमेरिका में है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएसए में है। एक होती है संसदीय सरकार जैसे कि हमारे यहाँ पर है। वहां पर जो सारा काम होता है राष्ट्रपति सरकार में सारा काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन संसदीय जो सरकार होती है इसमें सारा का सारा काम सरकार का मुख्य नेता करता है, जिसका नाम होता है प्रधानमंत्री। और नाम मात्र की शक्ति कौन रखता है? हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो रखते हैं नाम मात्र की शक्ति। चलिए अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है। तो कार्यपालिका का मुखिया होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति संसदीय सरकार में। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा काम होता है उनका। तो पहला ऑप्शन है समस्त शक्तियां रखते हैं, दूसरा ऑप्शन है नाम मात्र की शक्ति रखते हैं, तीसरा ऑप्शन है अधिकांश शक्तियां रखता है, और चौथा जो ऑप्शन है वो कि प्रधानमंत्री से भी अधिक शक्तियां रखता है। तो मैंने बताया था कि कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। और भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति रखता है, जबकि सारी की सारी शक्ति जो है वो कौन रखता है, वो प्रधानमंत्री वाली यानी कि पीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद सारी की सारी शक्ति रखता है। ठीक है, यानी कि पीएम के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होती है वो सारी शक्ति रखती है, और मेन काम पीएम के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद करती है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। हमें ये बताना है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है। लेकिन पहली बात तो ये कि राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। जैसे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है, मतलब कि हम वोट देते हैं और फिर जो है लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है? तो हर राज्य की यानी कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभाएं होती है वो चुनाव करती है किसका? राज्यसभा के सदस्य का। मतलब कुछ व्यक्तियों को चुन करके राज्यसभा में भेजती है हर राज्य की विधानसभाएं। तो उनका कार्यकाल कितने समय का होता है वही हमें बताना है। देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है वो है 5 वर्ष का, दूसरा ऑप्शन है वो है 6 वर्ष का, तीसरा ऑप्शन है वो है 4 वर्ष का,
चौथा ऑप्शन है वो है 2 वर्ष का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने टाइम का होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। हमें ये बताना है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर को, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति को, चौथा ऑप्शन है लोकसभा को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र सौंपते हैं किसको, डिप्टी स्पीकर को। और अगर डिप्टी स्पीकर अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो सौंपेंगे किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रारंभ किया जा सकता है। आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, नाम क्या है उनका, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि उनका मेन काम होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करना, सभापतित्व करना। राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उनको अगर हटाना होगा तो उसका प्रारंभ कौन से सदन से होना चाहिए। पहला ऑप्शन है लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है किसी भी सदन से कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा से होता है, और जो चौथा ऑप्शन है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होता है। तो क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं तो उनको हटाने का केवल और केवल शुरुआत कौन से सदन से होनी चाहिए, वो है राज्यसभा से, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बजट सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, तीसरा हमारा ऑप्शन है किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है कि राज्यसभा में। तो चलिए बजट को समझते हैं कैसे पेश किया जाता है। तो बजट को केवल और केवल पेश किया जाता है लोकसभा में। बजट को केवल और केवल पेश किया जाता है लोकसभा में। कौन पेश करता है, तो संविधान ने जिसको यह काम सौंपा है वो है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। लेकिन राष्ट्रपति किसी और से भी यह काम करवा सकता है। तो राष्ट्रपति अभी जो हमारे वर्तमान में बजट प्रस्तुत करने का काम है वो कौन करता है, वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी और से भी यह काम करवा सकता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने कि लोकसभा को कौन पेश करता है तो राष्ट्रपति का ऑप्शन है, तो उसको सही करना है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद वह जाता है राज्यसभा में, मतलब कि लोकसभा से पास हो गया फिर वह पहुंचा राज्यसभा में। राज्यसभा के पास यहाँ पे सीमित शक्ति होती है, मतलब कि 14 दिन का टाइम मिलता है। 14 दिन के भीतर राज्यसभा को बजट को पास करना होता है, नहीं तो भी ऑलरेडी वह पास माना जाता है। 14 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है तो ऑलरेडी वह पास माना जाता है। और राज्यसभा के बाद या राज्यसभा से पास होने के बाद वह जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद में बजट पास हो जाता है। तो इस तरह से बजट की पूरी कार्यविधि होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, बजट को केवल और केवल पेश किया जाता है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। हमें बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है उनके अध्यक्ष कौन होते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है वित्त मंत्री, और चौथा है राज्यपाल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, उनका नाम होता है प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में कौन है, तो हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, देश में बॉक्साइट
का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? हमें बताना है कि बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि देश में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है, उसका नाम है उड़ीसा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मतलब कि जिस जिस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था उसका नाम हमें बताना है। पहला ऑप्शन है रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान, दूसरा है हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड, तीसरा है सिमली पार्क उड़ीसा और चौथा है मानस असम। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, वो हमें बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 2, 5, 7 और 13 में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पर आने वाली संख्या हमें निकालनी है। तो अगर आप 2, 5, 7 और 13 को देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि ये चारों की चारों संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और हमें देखना है कि 7 के बाद में आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है 11, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 9, 11, 20, 31 और 51। तो हमें देखना है कि यहाँ पे अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए जब आप इन दोनों का योग करते हैं तो आपके पास 20 आता है। जब आप इन दोनों का योग करते हैं तो आपके पास में 31 आता है। जब आप इन दोनों का योग करते हैं तो आपके पास में 51 आता है। यानी कि पिछली अगली दो संख्याओं का योग, यानी कि 20 जो है वो अगली दो संख्याओं का योग है। यानी कि 9 प्लस 11 बराबर आ रहा है 20, 11 प्लस 20 बराबर आ रहा है हमारे पास 31, 20 प्लस 31 बराबर आ रहा है हमारे पास 51। अगली संख्या होगी वो कौन सी होगी? 51 प्लस 31 यानी कि 82। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों और नए क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। घन की सभी सतह को एक समान रंग से रंगा जाता है, उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 बराबर घन बने। तो बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों ही सतह रंगीन होगी। तो चलिए हम सारे की देख लेते हैं कि एक सतह रंगीन वाले कितने होंगे, दो जिनकी दो सतह रंगीन होंगे तो वे घन कितने होंगे। तो सारों का देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जिनकी चारों सतह रंगीन होगी। चारों सतह रंगीन वाले घनों की संख्या तो होगी 0। अब हम निकालते हैं x, यानी कि एक आधार पर बनने वाले घनों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा हमारे पास में 125, और जब आप x आएगा इसका घन करोगे तो आपके पास में संख्या आ जाएगी 5, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास में 5। चलिए अब हम देखते हैं कि तीन सतह रंगीन वाले, तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है कि घन इस टाइप का होता है। तो एक यहाँ पे, 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 तो तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या होगी वो होगी 8। अगला सवाल आता है कि जिनकी दो सतह रंगीन हो। तो दो सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में 12 x माइनस 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 12 x यानी कि 5, 5 में से 2 को घटाओगे यानी कि 3, और 12 ये होता है 36। तो जिनकी दो सतह रंगीन हो उसके लिए आंसर है 36। जिनकी एक सतह रंगीन हो उसके लिए आंसर देखते हैं दोस्तों। उसके लिए फॉर्मूला है 6, यानी कि 6x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सरल करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो यानी कि 6 इंटू 9 यानी कि 54। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 54। तो चाहे जिसकी चारों सतह रंगीन हो उसकी घनों की संख्या 0,
जिनकी 3 सतह रंगीन हो उसका 8, जिनकी 2 सतह रंगीन हो उसका 36 और जिनकी 1 सतह रंगीन हो उसके आंसर होगा 54। तो ये निकाला जाता है किसी भी कण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं, पांचों के पांचों सवाल, कोई सा भी एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चारों के चारों आंसर आपको याद रखने हैं ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप उसको कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 अप्रैल 1999 को मंगलवार है, तो इसी वर्ष जुलाई माह की 6 तारीख को कौन सा वार होगा? और डे को कैसे काउंट किया जाता है हमने पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस से देख लेते हैं। तो जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन हो तो आपको निकालना है सबसे पहले विषम दिन। सबसे पहले आपको निकालना है विषम दिन ताकि आपका सवाल जो है आसानी से सरल हो जाए। तो निकालते हैं, जैसे 20 अप्रैल यानी कि अप्रैल के तो 20 दिन बीत चुके हैं, हमारे पास में बचे हैं अप्रैल के 10 दिन। उसके बाद में बचा है, अप्रैल के बाद में आता है मई, मई के बाद में आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई, और जुलाई में ही हमें जाना है 6 तारीख तक। अब हम देखते हैं कि मई में दिन कितने होते हैं विषम दिन, वो होते हैं 3, प्लस जून में जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं 2 प्लस 6। अब इन सबको आप ऐड करो और उसमें 7 का भाग देंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो निकलेगा, यानी कि 10 और 3 13, 13 और 2 15, यानी 6 21, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 21/7। और जब आप 21 में 7 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 0, यानी कि हमारे पास में प्लस मतलब एक भी शेष दिन नहीं बचा, यानी कि जो वार 20 अप्रैल को होगा वो वार 6 जुलाई को भी होगा, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन 1 मंगलवार। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो कैलेंडर का होता है तो उसको इस तरह से किया जाता है विषम दिन निकाल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और योग दे रखा है 44 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हमें निकालना है कि 8 वर्ष के बाद में जो इनकी आयु होगी उसका अनुपात क्या होगा। तो जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान आयु क्या है, माना कि वर्तमान आयु। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और योग दे रखा है हमें 44। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, तो a की आयु क्या होगी, a की वर्तमान आयु होगी 6x यानी कि 6x। b की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारे पास में 5 × x यानी कि 5x, और दोनों की आयु हो जाएगी, दोनों की आयु का योग होगा वो होगा 11x, और योग हमें दे रखा है कितना है 44। तो हमारा x का मान आ गया वो है 44 डिवाइड विथ 11 और आंसर आएगा 4, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास में 4। अब हम a की आयु निकालें तो 6 × x का मान आया 4, यानी कि 6 × 24, यानी कि a की आयु होगी 24 वर्ष, और b की आयु देखें तो 5 × 4 यानी कि 4 5 20, यानी कि b की आयु होगी 20 वर्ष वर्तमान में। अब हमें देखना है कि 8 वर्ष बाद यानी कि 24 + 8 और 20 + 8, तो 8 वर्ष के बाद में दोनों की आयु होगी, ए की आयु होगी 32 वर्ष, बी की आयु होगी 28 वर्ष, और अनुपात निकालना है तो दोनों के बीच में भाग कर दीजिए। तो जब आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 8:7, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है 8/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर। तो इस टाइप से किया जाता है अगर कोई भी अनुपात वाला क्वेश्चन होता है तो उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि अमरूद को काजू, काजू को पेन, पेन को साबुन और साबुन को अमरूद कहा जाता है तो लिखने का काम किससे किया जाता है वो हमें बताना है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, अमरूद को लिखा जाता है काजू, काजू को लिखा गया है, काजू को लिखा गया है पेन से, और पेन को लिखा गया है साबुन से,
साबुन को लिखा गया है अमरूद से। अब हमारा क्वेश्चन है कि लिखने का काम किससे किया जाता है। देखिए, लिखने का काम पेन से किया जाता है और पेन को कहा गया है साबुन, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा साबुन। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिशा ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 23। रानी उत्तर दिशा में 150 मीटर जाने के बाद बाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चली। वह पुनः बाएं मुड़कर 190 मीटर चली। अंत में वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यानी कि जहां पहले वो खड़ी थी वहां से किस दिशा में। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लेते हैं रानी यहाँ पे खड़ी है, उसके बाद में उत्तर दिशा, तो ये रही पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये रही उत्तर दिशा, ये रही दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा में चली वह 150 मीटर, यानी कि वो यहाँ पे पहुंच गई। अब वह चली बाएं मुड़कर, तो बाईं साइड ये होगी, इस तरफ चली वो 50 मीटर, तो ये हो गई 150। 50 मीटर चलने के बाद वो यहाँ पे पहुंच गई। उसके बाद में वापस से वो बाएं मुड़ी, मतलब इस दिशा में मुड़ गई और यहाँ पे चली वो 190 मीटर, यानी कि वो यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, 190 मीटर चलने के बाद वो यहाँ पे पहुंच गई। अब हमें देखना है कि वर्तमान पहले वह कहाँ पे खड़ी थी। पहले वह खड़ी थी यहाँ पे, और ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा होगी, वो होगी, ये होगी पश्चिम और ये दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दिशा ज्ञान वाले क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड के बच्चे हैं, मतलब कि जेड के बच्चे हैं कौन, एक्स और वाई। जेड एक्स का पिता है, हाँ, तो एक्स का पिता है जेड, पर वाई जेड का पुत्र नहीं है। वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो क्या संबंध है, वाई का जेड से क्या संबंध है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है बहन, तो बहन तो हो नहीं सकता। दूसरा है पुत्र, तीसरा है पुत्री, और चौथा है माता। तो करेक्ट आंसर होगा वाई जेड का पुत्र नहीं है। अगर वाई जेड का पुत्र नहीं है तो हो सकता है कि वाई जेड की पुत्री होगी, यानी कि करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, और जेड वाई अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से किया जाता है सारे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। मतलब अंग्रेजों ने यह उपाधि आधुनिक नक्षत्र वाली किस भारतीय के लिए यूज की थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा हमारा ऑप्शन है वो है स्वामी दयानंद जी, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आधुनिक नक्षत्र यूज किया गया था राजा राम मोहन राय के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। यानी कि हमें बताना है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक। देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा ऑप्शन है मौलाना आजाद, चौथा ऑप्शन है वी डी सावरकर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वी डी सावरकर जो थे वो इस पुस्तक के लेखक थे, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन, यानी कि बंगाल का विभाजन जब किया गया था उसके विरोध में जब आंदोलन किया गया था, तो उस आंदोलन का नाम क्या था, वही हमें बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं स्वदेशी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था, तो उस समय जब आंदोलन किया गया था उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ये तीनों आंदोलन जो है वो किसके थे, वो महात्मा गांधी जी ने किए थे।